नमस्कार थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। जिस लक्ष्य में है उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। कि में कमी रहेगी वो तो हम पूरी कर देंगे। ठीक है, हम आपका साथ निभाते चले जाएंगे, आप भी हमारा साथ निभाते चले जाइए। ठीक है, रोज की तरह करंट अफेयर्स लेके मैं आज आपके सामने कुछ न्यूज़ लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि ये लाभ सभी उठा सकें। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है या कोई और क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में या नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की जो न्यूज़ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, यानी आपके फ़ोन के अंदर जितने भी ये ऐप्स वगैरह चलते हैं, जिस सिस्टम की वजह से यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं जिसको यूपीआई, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया है एक बेंचमार्क के तौर पे डिजिटल पेमेंट के लिए। ठीक है, वैसे भी रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी देशों ने मतलब अलाउ कर दी है, वहाँ पे जैसे पेमेंट वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ ने भी इसको एक बेंचमार्क साबित कर दिया है, वो घोषित कर दिया है, रिकॉग्नाइज किया है इसको। ठीक है, अब ये 2016 में जो है यूपीआई लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये गवर्नमेंट संस्था है और यूपीआई नाउ हैंडल्स मोर देन 20 बिलियन ट्रांजेक्शन एवरी मंथ। 20 बिलियन की ट्रांजैक्शन जो है हर महीने हैंडल करता है। ठीक है, अगर आईएमएफ की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था आईएमएफ? 27 दिसंबर 1945 के अंदर। ठीक है, जैसे कल की न्यूज़ में मैंने आपको यूएन के बारे में बताया था कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं इनका थोड़ा सा जो इस्टेब्लिश डे है उनको नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग देखने वाले उनमें से एक भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसका बहुत जो इनिशियल फेज पे है, जिसको मैं कुछ बात डायरेक्ट बताऊं और वो समझ ही ना पाए, ऊपर से चला जाए। ठीक है, तो एक भी बच्चा छूटे ना, वो तो पोलियो की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? हिस्टोरियन रवि के मिश्रा ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। दरअसल ये बुक की थीम क्या है कि अभी डिलिमिटेशन होने वाली, जैसे जनगणना होगी उसके बाद स्टेट वगैरह और सारी की डिलिमिटेशन होगी। ठीक है, बाउंड्री रीअरेंज की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, तो जो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिबेट चली हुई है कि ये तो एक तरीके से लिंग्विस्टिक वे से लगा लो कि एक डोमिनेंसी दिखाने का काम चल रहा है। ठीक है, सरकार बेईमानी कर रही है, शरारत कर रही है। तो ऐसी थीम के ऊपर ये बुक लिखी है। ये यहाँ पे ये बुक है, और ये जो इंसान है डॉक्टर रवि के मिश्रा, इन्होंने लिखी है ये बुक। ठीक है, ये लॉन्च की थी। ये वैसे आईएमएफ का लोगो है, अगर आप अपने घर पे लगाना चाहें तो यहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका थीम क्या है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखें, जो अमित खरे हैं, अमित खरे साहब सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट के, यानी कि रिसेंटली जो सीपी राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, उनके सेक्रेटरी किनको चुना गया है? अमित खरे साहब को। ठीक है, 14 सितंबर 2025 से उनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। ये हैं खरे साहब। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? कहीं मैं आगे आ रहा हूँ? ठीक है, ये 1985 बैच के आईएएस हैं। ठीक है, और झारखंड इनका कैडर रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद की न्यूज़ पे अगर ध्यान दें तो जो सीनियर एडवोकेट सविता भंडारी हैं, ये रही सविता भंडारी जी, ये नेपाल की नई अटॉर्नी जनरल, जो फर्स्ट वीमेन अटॉर्नी जनरल भी नेपाल की हम इनको बोल सकते हैं, वो नियुक्त हुई हैं। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपॉइंट किया है इसके सलाह पे
वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सुशीला करके जो अभी रिसेंटली जो बनी है उनकी सलाह पे। ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है वहाँ के? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, दरअसल ये भी सीजीआई थी वहाँ, वो सॉरी चीफ जस्टिस थी वहाँ की, सीजीआई तो इंडिया का, सॉरी, सुशीला करकी वहाँ भी चीफ जस्टिस थी। प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ की, वो एक्स चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। और ये सीनियर एडवोकेट है सबिता भंडारी। ठीक है, देख रहे हो विनोद। इसके बाद अगली न्यूज पे चलें तो इन मूव रिच विद हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में एक मूव दर्ज किया गया है कि अहमदनगर का रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे रख दिया गया है, अहिल्या नगर के नाम से। ठीक है, जो कि अहिल्याबाई होलकर एक अच्छी जो है रानी रही हैं वहाँ की, और मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमेन रूलर्स हैं एक तरीके से हिस्ट्री की। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो एज यूजुअल जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर किसी भी स्टेट का जिक्र आता है तो वहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट वगैरह या फिर जो भी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनका जिक्र जरूर करता हूँ। तो आज भी महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ी निगाह डालते हैं। संजय गांधी बोरीवली में जो नेशनल पार्क है, एक तो तादोबा नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करनाला बर्ड सेंचुरी है, कोयना डैम है, ठीक है, जैकवाड़ी डैम है और उजानी डैम है। ये 3-4 डैम है वहाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है और नेशनल पार्क हैं। इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये वहाँ का रेलवे स्टेशन है। छुक 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 छुक। नेक्स्ट वन, इंडिया एंड नॉर्वे। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन के पास है, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड वगैरह ये आसपास हैं। इस साइड उनके यूके है, उस साइड रशिया वगैरह और सारा, और ये थोड़ा ऊपर की तरफ ओस्लो जिनकी राजधानी है नॉर्वे की। इंडिया और नॉर्वे के बीच में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन डायलॉग स्टार्ट हुआ है भाई। ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू सिक्योर एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम एनवायरनमेंट टू फोस्टर, मतलब स्पीड अप करना इकोनॉमिक ग्रोथ को और शांति को। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस डायलॉग से नॉर्वे और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं। ठीक है, और ध्यान रखने योग्य बात ये थी कि ओस्लो उसकी राजधानी है नॉर्वे की, और नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। मैप में जाके लोकेट करना और मैप पढ़ने की आदत डाल लो। मैप आपके सामने, जैसे आप जिस बेड पे, जिस बिस्तर पे सोते हो, सामने आपके मैप होना चाहिए इंडिया का, आपके स्टेट का और वर्ल्ड का। ठीक है, वहाँ से ही आप इमेजिन कर पाओगे। जब तक आपके सामने चित्र नहीं होंगे तब तक आप उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये देखो दोनों जो ऑफिसर्स हैं हैंडशेक कर रहे हैं, यस, दे आर ग्रीटिंग ईच अदर्स। ठीक है, और टू नेशन रिवाइव्ड ऑन गोइंग कोऑपरेशन एंड एग्रीड टू इंटेंसिफाई एफर्ट अगेंस्ट इलिसिट मैरीटाइम एक्टिविटीज। कोई भी बदमाशी का काम जो है समुद्र वाले इलाके में चले ना, एक दूसरे ने इस बात की गारंटी एक दूसरे को दी है। ठीक है, और प्रोटेक्शन एक दूसरे को देने की बात कही है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज आती है भाई, आईटी मिनिस्टर जो हैं अपने अश्विनी वैष्णव जी, ये साहब ये भी वैसे आईएएस रह चुके हैं पहले। ठीक है, इन्होंने 500 प्लस डाटा लैब्स जो हैं वो बनाई है इंडिया एआई मिशन के तहत, जिसका एम क्या है कि कंट्री के एआई इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना। इसके अंदर 8 एंटिटीज शामिल हैं, जिसमें टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स एंड भारत जैन। भारत जैन कौन लीड कर रहा है? भारत जैन को आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, बड़ी आईआईटी है, मद्रास और बॉम्बे ये ऐसी आईआईटी हैं जहाँ से काफ़ी सारी इनोवेशंस हुई हैं। ठीक है, और इन्होंने ऐसे लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स हैं डेवलप किए हैं इन एंटिटीज ने। ठीक है, मिशन हैज़ टोटल बजट कितना है भाई? 10,300 करोड़ का बजट है।
इतना स्पेंड करेंगे ताकि जो एआई का जो सिस्टम है इंडिया के अंदर, इकोसिस्टम है, वो दुरुस्त हो। उससे अगली क्या है न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड इन पूर्णिया। बिहार के अंदर नेशनल मखाना बोर्ड जो है लॉन्च किया है मोदी साहब ने। जैसा कि बजट 2025 के अंदर इसका जिक्र हुआ था मखाना बोर्ड का। ये हाँ, ये वही मखाने हैं भाई, जैसे लेडीज जो हैं बर्थ में खाया कर है, ठीक है। ये एक सेकंड, हल्की सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। ये जो है वो मखाना है, वही जो सुपर फूड भी बिहार का, जिसको बोला जाता है कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। व्रत वगैरह में भी इसको खाते हैं, लेडीज खाती हैं, ठीक है। तो मखाना बोर्ड को लॉन्च किया है मोदी साहब ने, और इसके तहत इसकी प्रोडक्शन, जो मखाना की प्रोडक्शन, इसकी मार्केटिंग को, इसके एक्सपोर्ट को ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका डेवलपमेंट का बजट कितना बताया भाई, 450 करोड़, यानी 475 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बिहार के ऊपर दृष्टि डालें तो बिहार के सीएम, मैंने कल भी बताया था, नीतीश कुमार हैं। मंगला गौरी टेम्पल है यहाँ पे, और मिथिला शक्तिपीठ टेम्पल है यहाँ पे, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये मैंने शायद आपको कल भी बताया था। बिहार के अंदर इन दिनों काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अच्छी बात है। वहाँ बहुत दुर्दशा है पहले से ही, लोग वहाँ के मेहनती है। वैसे जैसा कि आपने देखा कि बिहार से ही जो फाइट के अंदर जो लड़की थी मुजफ्फरपुर जो ज़िले की, वो एक चैंपियन रही। उससे पहले जो इनोवेशन के लिए आवेदन मांगे गए थे, उनके अंदर जो है बिहार का ही एक ज़िले से आगे आए बच्चे। और वैसे भी आईएएस वगैरह के नाम के अंदर तो बिहारियों का नाम आगे रखा ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ ज़रूरत है डेवलपमेंट की भाई। अगली न्यूज़ पे आए तो गोरंगल दास जो हैं, एक 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। अभी उनको क्या किया गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, और एम्बेसडर बनाया गया है साउथ कोरिया के लिए, ठीक है। वैसे साउथ कोरिया से जो अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो 1973 में स्टार्ट हुए थे। और ये साहब हैं औरंगल साहब, ठीक है। गोरंगल दास जी की फोटो अगर आप देखना चाहें तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने वर्चुअली मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही ऑनलाइन, फ्लैग्ड ऑफ समुद्र प्रदक्षिणा को फ्लैग्ड ऑफ किया है भाई, ठीक है। उसको स्टार्ट किया है। ये वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस है जिसमें वीमेंस हैं जो सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन करेंगी, ठीक है। मतलब तीनों सर्विसेज की, आर्म फोर्स की तीनों जो विंग्स हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, जो इन तीनों में से 10 ऑफिसर को चुना गया है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। ये एक हिस्टोरिक 9 महीने के लिए 26,000 नॉटिकल माइल की जर्नी है, जो कि किसके द्वारा पूरी की जाएगी, इंडिजिनसली बिल्ट IASV त्रिवेणी के साथ, ठीक है। ये सेलिंग वेसल है भाई IASV, ठीक है, इंडिया का सेलिंग वेसल है। सेलिंग वेसल मतलब ये नहीं कि सेल करने के लिए, सेलिंग मतलब तैरना, वो जैसे पानी के जहाज से तैरते हैं ना, वैसे वाला सेल, समुद्री यात्रा जिसको बोलते हैं। अगली जो है न्यूज, जो भाई MiG-21 है अपना, हेयर इट इज, ये तो फोटो उसकी है समुद्र प्रदक्षिणा की। ये स्काई रॉकेटिंग देखिए, MiG-21, ठीक है, चीता। ये भाई रिटायर होने जा रहा है, ठीक है। रसिया से हमने लिया था इस टेक्नोलॉजी को, रसिया ओरिजिन का है, फाइटर जेट है ये एक, ठीक है। तो
6 डिकेड यानी लगभग 60 साल इसने अपनी सेवाएं दी हैं इंडिया में। फाइनली रिटायर हो रहा है सितंबर 26 को। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? संतेशिवारा लिंगनाया बैरप्पा, संतेशिवारा लिंगनाया बैरप्पा साहब, ये एक नोवेलिस्ट हैं। कहाँ के हैं? मैसूर के हैं और पॉपुलर नोवेलिस्ट हैं। दरअसल इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये फार राइट, मतलब राइट विंग ज़्यादा इन मतलब राइट विंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए नॉवल लिखते हैं, राइट विंग के नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार इन्होंने जो इस्लामिक इन्वेजन के ऊपर नॉवल लिखा था, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ राइट विंगर्स से मिलते विचार थे। ठीक है, ये एक्सपायर हो चुके हैं बेंगलुरु के अंदर। 91 साल के थे ये, और इनको अवार्ड मिल चुका है पहले, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हैं ये पहले। बैरप्पा साहब ने 26 नॉवल लिखे हैं कन्नड़ा के अंदर, और कुछ ट्रांसलेट हुए हैं उनमें से इंडियन फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, जिनमें से मेन कौन से हैं? पर्व है, वंशवृक्ष है, गर्भगंगा है, तंतु है, ठीक है, मंद्रा है, अवर्णा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे नॉवल हैं जो इनके प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, इससे अगली न्यूज़ पे अगर हम जाएं तो आनंद कुमार वेल कुमार ने गोल्ड जीत लिया है। कहाँ से? वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में, जो कि चाइना के अंदर चल रही थी। उसमें अपने लड़के ने, अपने चीता ने बाजी मार ली है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तालियां। आनंद कुमार वेल कुमार विंस। ठीक है, देखो स्केटिंग की बात मैं कल ही परसों कर रहा था कि नीचे पहिए लगा के, नीचे चलो ये पहिए लगा के भी जीत रहे हैं लोग, अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। अगली क्या न्यूज़ है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे इसको। अब फोकस में क्यों है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अगस्त 2024 में इसके लिए 1765 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, और इसमें से कुछ लोन इसके अंदर इंक्लूड किसके द्वारा दिया हुआ है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि वायरस फ्री जो है प्लांट्स, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, बांटा जाए। ठीक है, रिसेंटली मैंने वायरस से रिलेटेड, एक फंगस से रिलेटेड मैंने आपको न्यूज़ बताई भी थी कि मक्का और ग्राउंडनट के अंदर ये चीज़ें फैल गई थी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी वायरल और फंगल चीज़ों को से परे जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनके जो सीडलिंग्स हैं, उनको तैयार करना इसका मेन एम है। और मिशन लाइफ के साथ इसको अलाइन किया गया है, वन हेल्थ मिशन फॉर सस्टेनेबल इको फ्रेंडली एंड एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ताकि जो अपना एनवायरनमेंट है उसके साथ फ्रेंडली हो एग्रीकल्चर। ठीक है, इसकी की हाईलाइट क्या है? 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बी सेटअप। 9 जो क्लीन प्लांट सेंटर सेटअप होंगे, 3 महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, जो कि अलग अलग फ्रूट्स के बेस होंगे, जैसे पुणे के अंदर ग्रेप्स, नागपुर के अंदर ऑरेंज, और सोलापुर के अंदर पोमेग्रेनेट्स यानी अनार। ठीक है, और मॉडर्न नर्सरी 8 करोड़ डिजीज फ्री सीडलिंग जो है एनुअली सप्लाई करेंगी, और लार्ज नर्सरी सपोर्टेड विद 3 करोड़ रुपए के साथ सपोर्ट किया गया है। नेशनल लेवल की एक लैब पुणे के अंदर जो है वो सेटअप की जाएगी, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इजराइल और नीदरलैंड के साथ जो है बात चल रही है, और अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर भी हम जा रहे हैं। ठीक है, CPP यानी क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वेबसाइट लॉन्च कर रहा है एज सेंट्रल हब के तरीके से, जिसमें आपको हजार्ड एनालिसिस कंप्लीटेड फॉर ग्रेप वाइन, ऑन गोइंग फॉर एप्पल एंड सिट्रस, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। इसका बेनिफिट क्या है? पहली बात तो फार्मर को इस चीज़ का लाभ मिलेगा कि हर कोई बार डिमांड ऐसी ही है। अभी रिसेंटली मैंने कोई न्यूज़ देखी थी कि USA से एक लेडी जो है भाषण दे रही हैं कि वो अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कोई कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हैं जो कि UK के अंदर भी सेल हो रही है और USA के अंदर भी सेल हो रही है। तो उन दोनों के इंग्रेडिएंट वो रीड आउट करती है पब्लिक के सामने कि देखिए हमारे यहाँ जो इतनी डाई वगैरह, इतना आर्टिफिशियल जो कलर्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, इनके ऊपर लिखा भी हुआ है
इसी के काउंटर पार्ट यानी यूके के अंदर इसी बोतल के ऊपर इंग्रेडिएंट जो है ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई सिरप वगैरह ऐड नहीं की जा रही, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। दे आर यूजिंग वेरी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और उसके काउंटर में हमें बीमार करने पे चले हैं। तो ऐसे लोग जिनको ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद है, उससे फार्मर की जो है यील्ड में भी इनकम में भी फर्क पड़ेगा, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी से जो पैदावार यील्ड्स वगैरह है वो भी बढ़ेगी। कंज्यूमर जो है उनको वायरस फ्री फ्रूट मिल जाएगा, बीमार कम पड़ेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर इन बातों की जो है देख रेख ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो केड़े हुए लेंगे जो बेशक सड़े हुए हों, लेकिन 10 रुपये सस्ते देना ना रहे तो वे खा ले। हाँ, एप्पल का 17 जो फोन आया है उस खातर लाइन लगने लग रही है, ठीक है। लेकिन जो खान पीन की चीज़ जो अंदर जाएंगी और आपको लॉन्ग रन के अंदर भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इम्पैक्ट दे सकती हैं, उनके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। ये हमारी, इसको बदकिस्मती लगा लो, ये हमारा माइंडसेट लगा लो कि हम धीरे धीरे नेगेटिव साइड ऑफ कैपिटलिज्म एनगल्फ अस, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इक्विटी की, तो एक तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और रीजन स्पेसिफिक क्लीन वैरायटीज जो हमें देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ पे चलें तो जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि सारा जो ये आपका जितनी भी फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, या फिर आपके ये जो क्या बोलते हैं ये शेयर मार्केट वगैरह, इन पे थोड़ा ध्यान रखता है, ठीक है। ऐसी बॉडी है ये कब इस्टेब्लिश हुई? 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मतलब एग्जीक्यूशन मतलब ये एक रूल राल जो जितने भी होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का इसका काम है, ठीक है। एंड वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर, ठीक है, एक न्यायिक पावर, इसको एक लॉफुल पावर मिली है, ठीक है, ऑन 30 जनवरी 1992। 88 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर थी, फिर स्टैट्यूटरी पावर कब मिली? 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992, ठीक है। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर रूल हैं जिन रूल को एग्जीक्यूट करने का काम ये करती है भाई, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है? सेबी मूव्स अलाउइंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनटू ट्रेड इन नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स, मतलब जितनी भी और भी नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज वगैरह हैं उनके अंदर भी फॉरेनर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ है? मुंबई के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता पांडे, ठीक है। सेबी जो है रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटीज के लिए और कमोडिटी मार्केट के लिए। अंडर दी ओनरशिप ऑफ कौन ऑन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है जो, ठीक है। इसके बाद की अगर न्यूज़ पढ़ें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपये का सिक्का जो है एक कॉमेमोरेटिव कॉइन के रूप में, ठीक है, किसी की याद में लॉन्च किया है। किसकी याद में? जो कि भारत रत्न, अभी मैंने बताया भी था, मैंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर ही जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा है वहाँ। आप प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट को भी चेकआउट करते रहिए, मैं वहाँ पे एमसीक्यू वगैरह डालता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। उसमें मैंने डाला था कि रिसेंटली किस म्यूजिशियन को जो है भारत रत्न मिला है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका को मिला था, और उन्हीं की याद में 100 रुपये का कॉइन जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। इससे अगली न्यूज़ क्या है कि मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है एक रीडेवलपमेंट। किसका रीडेवलपमेंट? एक लगभग 524 ईयर ओल्ड त्रिपुरा के अंदर सुंदरी टेम्पल है त्रिपुरा का, उसको उसका रीडेवलपमेंट के लिए। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस टेम्पल का कि ये 1501 में बनाया था। किसने? महाराज धान्य माणिक्य बहादुर ने, ठीक है। जब उदयपुर जो है, यानी कि मतलब उस टाइम उनका उदयपुर का नाम था रंगमती, तब उनकी कैपिटल हुआ करती रंगमती, यानी उदयपुर मणिक्य डायनेस्टी की, ठीक है। मणिक्य वंश जो है उसकी डायनेस्टी हुआ करती, जो कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन हिललॉक। हिललॉक मतलब पहाड़ी की ऊपर सतह पे, ठीक है। लाइक ए टर्टल्स बैक, मतलब एक कछुए के जैसे बैक के ऊपर हो,
ठीक है, और इसको एक सैक्रेड साइन माना जाता है, ठीक है, शुभ। अब कंस्ट्रक्टेड कब किया गया इसको? आफ्टर द किंग रिसीव्ड ए स्वप्न देश डिवाइन कमांडमेंट, मतलब जब उनको ये फील हुआ या स्वप्न में ये आया कि ये भगवान का ही आदेश है और भगवान के अकॉर्डिंग ये काम धार्मिक है और इसको करना चाहिए, ठीक है। कौन सी गोडेस आई? आदि शक्ति आई। और इस मंदिर में दो देवियां हैं, मेनली जो है वो त्रिपुरा सुंदरी हैं, मेन आइडल जिनका है, मेन मूर्ति जिनकी है, और दूसरी जो है छोटी माँ है, जो वर्शिप की जाती किसके द्वारा? प्रिस्ट फैमिली, ओरिजिनल फ्रॉम कन्नौज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से जो प्रिस्ट हैं वो वहाँ पे जो वर्शिप करते हैं, ठीक है। और दिवाली के दौरान काफ़ी लगभग 2 लाख डिवोटी वहाँ पे जाते हैं, मतलब धोक वगैरह पूजा वगैरह करने, ठीक है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये 2018 में जो है सीएम बिप्लब कुमार देव के अंदर क्रिएट हुआ था, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन किसने रखी है? 2025 के अंदर सीएम डॉक्टर मनिक शाह ने फाउंडेशन रखी है भाई, ठीक है, शक्तिपीठ पार्क की। अगली न्यूज़ पढ़ें तो इंडिया जो है इंटरपोल एशियन कमेटी के अंदर इलेक्टेड हो चुका है भाई, ठीक है। ये कब हुआ? 25वीं इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी सिंगापुर के अंदर। इंटरपोल क्या है कि पैन कंट्रीज यानी ओवरसीज, मतलब एक ऐसी पुलिस कनेक्शन है जिससे जो बड़े बड़े क्राइम्स वगैरह हैं उनको टैकल करने में कंट्रीज एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो हम ये जो कमेटी है उसके अंदर इलेक्टेड हो चुके हैं और ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी सिंगापुर के अंदर, तब हम इलेक्ट कर लिए गए। इंटरपोल के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1923 के अंदर बनी थी भाई, ठीक है। और क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अक्रॉस द बॉर्डर्स दे आर कोऑपरेटेड विद ईच अदर्स, ठीक है। और ये एक सिक्योर ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है और सिक्योर ग्लोबल डेटाबेस शेयर करती है आपस में, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि भाई हम यहाँ का कोई आतंकवादी है या कोई ऐसा क्रिमिनल है कहीं बाहर चला गया, ठीक है, बहुत बार होता है ऐसे, तो हम अपना डाटा जो है शेयर करके क्रिमिनल्स का वहाँ पता लगवा सकते हैं कि यस ही इज़ लिविंग इन आवर कंट्री, ठीक है, और इसको ले जाओ पकड़ के, एक पास है। तो इस तरह की सुविधा हमें मिल जाएगी। तो कौन था हमारी तरफ से? सीबीआई जो है वो चयनित हुई ऑब्वियसली, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच फंक्शन एज इंडियाज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल मैटर्स रिप्रेजेंटेड द कंट्री। सीबीआई ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को भाई। की हाईलाइट्स क्या है? ये इंटरपोल एशियन कमेटी जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो कि गाइड करती है इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स एनुअली टू एड्रेस सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब एक तरीके से जो ये कमेटी है, ये इसका मेन काम क्या है कि एडवाइजरी बॉडी है और ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और अलग अलग जो क्राइम्स है, साइबर क्राइम वगैरह, उनको टैकल करने में, उनको गाइड करने में काम आती है भाई, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया की मेंबरशिप का? ऑब्वियस सी बात है कि एक तो जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उनको पता चलेगा कि देखो ऐसे ही तो इलेक्ट हो नहीं जाता, ठीक है, कोई भी और को नहीं हो रहे नहीं, ठीक है। तो एक उनका भी विश्वास, जो मित्र देश है उनका विश्वास बढ़ेगा, और जो जो जड़ मेरे भाई रहे, ठीक है, वाली बात है, जड़नी है जड़े भी गए, ठीक है। दूसरा, हम ये डेटा वगैरह वेटा शेयरिंग करके जो हमारे यहाँ भगोड़े हैं कहीं और बाजरे हैं उनकी गट्टी पकड़ के ले आवांगे, ठीक है। और उसके अलावा जितना भी एआई का इकोसिस्टम देखते हुए आगे जो साइबर का क्राइम बढ़ रहे हैं उनको भी हम मिटिगेट कर सकते हैं। इससे अगली न्यूज़ क्या है कि भाई फॉरेन जो सीजीआई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनने एक बुक लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये साहब हैं, ये वो बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये वो फोटो इंटरपोल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंगापुर के अंदर, ठीक है।
तो इन्होंने बुक लिखी है, इस बुक का नाम याद रखना। सेकंड क्या है, इससे अगला क्या है, जो आईसीसी है उसने क्या लॉन्च किया है, ब्रिंग इट होम एज ऑफिशियल एंथम फॉर विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। विमेन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका जो एंथम क्या बन गया है, ब्रिंग इट होम बन गया है, जो जिसको गाया है किसने, श्रेया घोषाल जी ने। वेरी नाइस सिंगर बाय थ्रोट एंड डेट, गले से भी उतनी अच्छी और व्यवहार में भी। बेशक इन्होंने ना पूछ लियो मैं मिले आऊँ के, मैं बेरानी किस किस से मिल रहा हूँ। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं 2-3 दिन से इस गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस की चर्चा कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम द बाबू जोक। ठीक है, फिर मैंने बोला कि आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस चल रही है, फिर उसका रिजल्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत को अवार्ड मिले हैं भाई। देखिए हमारे ग्राम पंचायत भी इतने एडवांस हो चुकी है कंट्री के काफ़ी कोनों के अंदर कि वो ई गवर्नेंस के अवार्ड्स उनको मिले हैं। ये कहाँ दिया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा था, मैंने आपको बताया था। गोल्ड अवार्ड किसको मिला है भाई, रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र की है। स्टेट की पहली फुल्ली पेपरलेस ई ऑफिस बना दिया इसने। 1027 ऑनलाइन सर्विसेज देती है ये ऑनलाइन। ठीक है, और 100% डिजिटल लिटरेसी है। ठीक है, रियल टाइम ग्रीवेंसी रेड्रेसल है, कोई भी शिकायत है तो तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद जो है सिल्वर अवार्ड किसे मिला है, वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, जो कि त्रिपुरा की है। सिटीजन चार्टर ड्रीवन पंचायत है ये। डिजिटल सर्विस जो है वाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए, मनरेगा जॉब कार्ड वगैरह के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के लिए जो है वो डिजिटली ट्रैक किया जाता है यहाँ। ठीक है, अगला जो ज्यूरी अवार्ड है, जो ज्यूरी ने मिलके, जो जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं, तो ज्यूरी अवार्ड किस किस को मिला है, 2 जो पंचायत उनको मिला है। पहली है पलसाना ग्राम पंचायत जो कि गुजरात की है। इंटीग्रेटेड डिजिटल गुजरात एंड ग्राम सुविधा, क्या हुआ हो, चाहे यूपीआई, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, ऑनलाइन ग्रेजुएशन सिस्टम, 10,000 प्लस एनुअल यूजर हैं उनके। मतलब कहने का ये है कि इन ये 4 ग्राम पंचायत जिसमें गोल्ड, सिल्वर और 2 ज्यूरी के अवार्ड हैं, इन्होंने एक ट्रेमेंडस जॉब की है अपने फील्ड के अंदर, ई गवर्नेंस के फील्ड के अंदर, कि वहाँ के लोगों को पहली बात तो एक शिक्षित बनाना, उससे रूबरू करवाना, और दूसरा उन लोगों को वो सुविधा ऑनलाइन मुहैया करवाना, और तीसरा अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है तो तुरंत उसका हल निकालना। ऐसा काम इन्होंने किया है, तो इनको इस बात का अवार्ड मिला है। उसके बाद है स्वाकती ग्राम पंचायत जो कि उड़ीसा की है। उड़ीसा वन और सेवा उड़ीसा प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि 24 घंटे 7 दिन सर्विस मिलती है वहाँ पे। ठीक है, और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। इसके बाद जो है हम बात करें तो जो ये अवार्ड है, ई गवर्नेंस अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है, वो DARPG के द्वारा एनुअली दिया जाता है। DARPG मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम पंचायतों की कैटेगरी को रखा गया है, ताकि ग्रास रूट लेवल की, मतलब जो बिल्कुल छोटी से छोटी इकाई है देश की, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके और डिजिटल सुविधा से जोड़ा जा सके। ठीक है, इसके बाद की न्यूज़ देखें तो इंडिया विल होल्ड एक मेगा ट्राई सर्विस ड्रोन ड्रिल जो है रखेगा इंडिया। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज उसके अंदर होगी, और इसका नाम क्या होगा, कोल्ड स्टार्ट। ये कहाँ रखी जाएगी, मध्य प्रदेश के अंदर, अक्टूबर में 2025 में भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगी कोल्ड स्टार्ट क्या है, तो एक ट्राई सर्विस जो है ड्रोन की एक ड्रिल है, जिसमें तीनों सर्विसेज पार्ट लेंगी, और MP में ये अक्टूबर में स्टार्ट होगी। इससे अगला ध्यान दिया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसने साइन किए हैं 5 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, NIRD एंड PR। NIRD एंड PR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, हैदराबाद के साथ। और 4 किसके साथ किए हैं, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन आता है, SRLM मतलब स्टेट
रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, तेलंगाना के साथ। यानी हैदराबाद का जो विंग है वो NIRD एंड PR है, और जो स्टेट की जो RLM है यानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना का है, उनके साथ MOU साइन किए हैं। टू अनाउंस, किसको अनाउंस करने के लिए? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। ये जो स्कीम्स हैं सारी, ये मैं इनके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, और ये स्कीम मैं जल्दी आपको स्टार्ट कराऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको होल्ड करती, कब ये स्टार्ट हुई थी, और इसकी जो कीवर्ड्स क्या है, ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन इनिशिएटिव, ये इनका सबका मिलके इनिशिएटिव है, ठीक है। दीज स्टेट्स, ये वाले स्टेट्स वर एक्नॉलेज्ड फॉर पायनियरिंग डिजिटाइजेशन विद बिहार लीडिंग इन फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश इंटरवेंशंस, ठीक है। ये इन स्टेट्स के साथ मिलके बिहार की कंडीशन को सुधारने का भी काम करेंगे, ठीक है। और ये जो मिशन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको भी प्रोग्रेस में और इसको बूस्टअप करने का काम ये करेंगे। ये MOU कब साइन हुए? 19 सितंबर को। कब क्या हो रहा था? कॉन्फ्रेंस हो रही थी न्यू दिल्ली के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, ठीक है। और एडिशनल सेक्रेटरी कौन है इसके रूरल लाइवलीहुड्स के? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी हैं श्री TK अनिल कुमार, और वाणीश्री जोसेफ क्या हैं? डायरेक्टर हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रिसोर्स सेल के, जो कि किसका हिस्सा है? NIRD एंड PR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। और श्री अनन्या मित्तल जो है CEO हैं GSLPS, जो झारखंड का जो है ये स्टेट लेवल का जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम स्कीम है ये, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आंध्र प्रदेश के जो SRLM है, बिहार जीविका, तेलंगाना का जो है SCRP, जो है स्टेट जो एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, ठीक है। रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेशन करने के लिए जो यूनिट है तेलंगाना की, उसका नाम है SCRP, ठीक है। ये दरअसल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गांव के लिए भी कुछ चल रहा है, ठीक है, उसका भी ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? जो 21वां एडिशन था एक्सरसाइज का युद्ध अभ्यास जिसको बोलते हैं 2025, जो कि होता है USA और इंडिया के बीच में, उसको कंक्लूड कर दिया। वो खत्म हो चुका है कब? 14 सितंबर 2025 को। 2 वीक चला था ये, ठीक है। और ये एक तरीके का बायलैटरल आर्मी टू आर्मी ड्रिल है। बायलैटरल मतलब 2 देश इसमें शामिल होते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, और आर्मी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इस केस में इंडिया और USA 2002 से इस अभ्यास को करते आ रहे हैं, और ये 21वां एडिशन था 2025 वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया भाई? फोर्ट वेनराइट एंड यूकॉन ट्रेनिंग एरिया के अंदर, जो कि कहाँ पड़ता है? अलास्का के अंदर। सितंबर 1 से 14 सितंबर तक जो है ये करवाया गया। लगभग 450 इंडियन आर्मी पर्सनल जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसको जो लीड कर रही थी वो कौन सी रेजिमेंट थी? मद्रास रेजिमेंट इसको लीड कर रही थी इंडिया की तरफ से, ठीक है। और US आर्मीज 11th एयरबोर्न जो है उनकी तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया और US के बीच में होती है? एक तो है वज्र प्रहार, जो कि स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है सल्वेक्स, जो कि नेवी की है, ठीक है। एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कोप इंडिया, जो कि है एयरफोर्स की। एक है एक्सरसाइज मालाबार, जो कि क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो इन एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखें। कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पॉज करके स्क्रीन को देख सकते हैं। ये देखिए, ये तब की फोटो है, फ्लाइट लाइक अ वॉल्फ। इसके बाद क्या है? 14वां जो एडिशन है इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री। पिछले वाली कौन सी थी? USA और इंडिया के बीच की। ये कौन सी है? इंडिया और थाईलैंड के बीच की। 14वां एडिशन जो है एक्सरसाइज मैत्री के नाम से जो कंक्लूड हो चुकी है, वो मेघालय के अंदर
राई भोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, 2 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है खत्म हुई हैं अभी रिसेंटली। एक का मैंने अभी करवाया जो, और एक ये मैत्री है जो कि थाईलैंड के साथ है। ये किस चीज़ पे फोकस करती है भाई? काउंटर टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2025 से। ठीक है, इंडियन आर्मी कंटीजेंट कंप्राइजिंग 120 पर्सनल, उसमें 450 के आसपास थे, इसमें 120 के आसपास थे। उसमें भी मद्रास रेजिमेंट लीड कर रही थी, और इसमें भी मद्रास रेजिमेंट जो है मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को। ठीक है, और 2 हफ्ते तक ये चली है। और ये किसके कहने पे, किसके मैंडेट के मतलब किसके मैंडेट पे ये एक्सरसाइज की गई? यूनाइटेड नेशंस के। यूएन ऐसी ऐसी हिदायतें बार बार देशों को देता रहता है कि आप आपस में ऐसी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए, एक तो प्यार बना रहेगा, ठीक है, आपस में कौन लड़ोगे, एक दूसरे को जो स्किल ट्रेनिंग वगैरह का आदान प्रदान होगा, ठीक है, और सौहार्दपूर्ण व्यवहार तुम्हारा बना रहेगा। ठीक है, ऊन गुड़ मिल के लड़ लिया करो, जी माँ हो तो। उसके बाद जो है एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है नेवर अलोन। ठीक है, ये एक तरीके का एआई पावर्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, जो कि 24 घंटे 7 दिन स्क्रीनिंग रखेगा, काउंसलिंग देगा, इंटरवेंशन करेगा, फॉलोअप भी देगा। ठीक है, थ्रू ए सिक्योर वेब बेस्ड ऐप एक्सेसिबल ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप के थ्रू ही ये जो है नेवर अलोन आपको 24 घंटे 7 दिन, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई डिप्रेशन में है, या कोई किसी को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो उनको न सिर्फ ये काउंसलिंग देगा, बिल्कुल फॉलोअप भी करेगा केस को कि अब आप कैसे हैं, अब आप रिलैक्स हैं तो नहीं है। क्योंकि ये ऐसा करना जरूरी क्यों हो गया था कि एम्स के अकॉर्डिंग लगभग 7.25 लाख जो लोग हैं वो सुसाइड कर चुके हैं ग्लोबली हर साल। यानी एक जो है 1 एवरी 45 सेकंड में एक इंसान अपनी जान गंवा देता है सुसाइड से ग्लोबली। ठीक है, ये एम्स के डाटा का कहना है। अगर बात करें नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, तो ये कहते हैं कि इवन इंडिया के अंदर ही जो है 2.25 लाख 1.7 लाख सुसाइड केस हो चुके हैं 2022 के अंदर। और इनमें से, और ये 56 साल में सबसे ज़्यादा है, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है वो कौन सी एज ग्रुप है? 18 से 30 साल, यानी जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनको प्रूव करना या कुछ मतलब किसी भी चीज़ से लगा लो तो वो शेयर कर नहीं पाते और सुसाइड कर जाते हैं। उनके लिए ही, ताकि वो रीच आउट कर सकें, ठीक है, उनकी प्राइवेसी बनी रहे, उनको गाइड किया जा सके, उनकी काउंसलिंग की जा सके, उसके लिए नेवर अलोन जो है ये एआई पावर्ड जो चैटबॉट चलाया है, जो व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है इसको पूरा रात दिन। ठीक है, और एम्स का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइफ इज ए रोलर कोस्टर, अप डाउन तो आते रहते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है कि ये बातें बोलने में बड़ी आसान हो, लेकिन बिलीव मी फेथ चले जाते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल तक पूछ लिया था कि ऐसी लाइन बोलो कि जिसको मतलब सुनूं, मतलब दुख में सुनूं तो खुशी महसूस हो, और खुशी में सुनूं तो दुख महसूस हो। तो बिरबल ने बोला कि ये वक्त भी चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको दुख में सुनोगे तो भाई ये वक्त भी चला जाएगा, ये ठीक है, और खुशी में सुनोगे तो दुख भी होगा कि यार ये वक्त भी चला जाएगा। लाइकवाइज, तो ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, रोज लो मौज लो, नहीं मिला तो खोज लो। ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दो, लव योर सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट एम्स दिल्ली और एम्स भुवनेश्वर, और जो ये इंस्टीट्यूट है एक ह्यूमन बिहेवियर का और अलाइड साइंसेज का सादरा के अंदर, वहाँ पे ये एक्सपेंड करने की भी सोच रहे हैं क्रॉस अदर एम्स इंस्टीट्यूशन वाई ग्लोबल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा था सुसाइड वगैरह का, और ये इनिशिएटिव था, और 2-4 मोटिवेशनल बातें जैसा कि मैं मानता हूँ उनको। ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बात कह दी कि भाई जो ये अंतिफा जो है, यानी अंतिफा किसको बोला जाता है? वहाँ एंटी फासिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम उन्होंने ऐसा दिया है,
और बोला जाता है कि जो चार्ली किर्क थे, जो वहाँ के कंजर्वेटिव लीडर थे, उनको पीछे रिसेंटली मार दिया गया, उनका मर्डर हो गया था। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिफा को, यानी एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है भाई। ठीक है, अगला क्या है, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ओवरसीज मतलब इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन किसी दूसरे देश में वो इस्टेब्लिश की गई है। कहाँ पे इस्टेब्लिश की है? मोरक्को के अंदर। ये एक नॉर्थ अफ्रीकन जो है कंट्री है मोरक्को, उसके अंदर इस्टेब्लिश हुई है। और डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो है, और मोरक्कन काउंटर पार्ट एब्डेलटीफ लोदी ने ये इसको लॉन्च किया है। और ये एक फैसिलिटी है जो जिसका सेटअप किसने किया, किसकी मदद से हुआ है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ मिलके इसका सेटअप किया गया है। और इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये सिस्टम। व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके से फॉर द रॉयल मोरक्कन आर्मी। ठीक है, मतलब मोरक्कन आर्मी के लिए भी ये अच्छी बात साबित होगी कि इंडियन ओरिजिनेटेड चीज़ वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे बनाया जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कर्नाटका ने प्रपोज किया है रेजिंग द अलमती डैम हाइट। अलमती डैम हाइट को रेज करने के लिए बजट पास करने की बात चल रही है। मेरा इस न्यूज़ के पीछे एक ही कारण था बताने का कि कर्नाटका के अंदर अलमती डैम है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद फिर से एंट्री हो जाती है अपने ताऊ की, डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ठीक है, अब की बार वो कह रहे हैं कि भाई पैरासीटामोल अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी खा ले तो हो सकता है कि बच्चा जो होगा वो ऑटिज्म जो विकार है, मनोरोग या साइकोलॉजिस्ट या नर्व रिलेटेड जो ब्रेन नर्व रिलेटेड जो डिजीज़ है, ऑटिज्म बोलते हैं उसको, उससे ग्रसित होगा। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे का बिहेवियर, उसकी लर्निंग प्रोसेस बहुत वीक होती है। ठीक है, और वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला, जिसमें ये टाइलेनोल ऐसी दवाई वहाँ भी मिलती है जो, इसके बारे में उन्होंने बोल दिया। लेकिन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उसने इस क्लेम को डिसमिस कर दिया कि ऐसे ही है, अनसाइंटिफिक जो है बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे है क्या ये पैरासीटामोल? आपके घर घर में होती है, सबको पता है। ठीक है, ये एक नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नशे वशे हो जाते हैं इससे। एनाल्जेसिक है, मतलब एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर है। और दूसरा एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक मतलब इससे बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, यानी ताप तूप चढ़ रहा हो तो फका मार ले हैं लोग। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? एसिटामिनोफेन, यूएस के अंदर इसको एसिटामिनोफेन बोला जाता है। और डब्ल्यूएचओ की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में ये सेफ कैटेगरी के अंदर मिलती है भाई। ठीक है, और इंग्रेडिएंट कौन सा यूज होता है इसके अंदर? एसिटामिनोफेन, और इसी नाम से यूएसए के अंदर इसको जाना जाता है। ठीक, ये है आज की अगली और लास्ट खबर। ठीक है, आज की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से H1B वीज़ा के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन डाली है कि $1 लाख जो है इसकी फ़ीस रख दी गई है, तो वहाँ की कंपनियां भी चिंता में आ गई हैं। जो यहाँ से माइग्रेंट थे, स्किलफुल माइग्रेंट थे, वो भी चिंता में आ गए। तो कुछ जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, या लगा लो कुछ का कहना है कि ऐसे में एक L1 वीज़ा है, L1 वीज़ा एक बाईपास सॉल्यूशन हो सकता है क्या इस चीज़ का? L1 वीज़ा क्या होता है कि मान लो इंडिया के अंदर कोई कंपनी है और उस कंपनी ने अपना ऑफिस, एक जो ऑफिस है किसी बाहर कंट्री में भी बना रखा है, तो उसका जो ट्रांसफ़र है वहाँ के एम्प्लॉय का कंपनी टू कंपनी ऑफिस मतलब हो जाए। यहाँ का मतलब बंदा है, उसी का मान लो कोई गूगल का बंदा है, यहाँ गूगल के ऑफिस में काम कर रहा है, और वहाँ जाके गूगल के ऑफिस में ही उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उनके लिए L1 वीज़ा होता है। और L2 वीज़ा उनकी स्पाउस वगैरह को मिलता है, वहाँ पे जाके वो काम भी कर सकती हैं। तो इसके लिए बोला गया है भाई। L1A जो है एम्प्लॉयज़ का वीज़ा है, जो कि एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं। और L1B वीज़ा जो है
ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज और नॉन माइग्रेंट वर्क वीजा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, ठीक है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए। अलाउ मल्टीनेशनल फर्म टू सेंड एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच टू देयर यूएस ऑफिस, ये मैंने आपको समझा दिया। ओरिजिन क्या है इसका, क्रिएटेड अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1965 के फ्रेमवर्क के दौरान ये बनाया गया, ठीक है। डिजाइन टू सपोर्ट ग्लोबल ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, जो जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके काम को दुरुस्त रखने के लिए इस वीज़ा का इजाद हुआ है, ठीक है। और इसका एम क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टैलेंट विद इन द सेम कंपनी अक्रॉस द बॉर्डर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इससे क्या होगा, यूएस का बिजनेस स्ट्रेंथ होगा और विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल लेबर मार्केट। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, कोई एनुअल कैप नहीं, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं, जैसा कि आपको H1B वीज़ा के अंदर लॉटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है। और अलाउज डुअल इंटेंट, मतलब एक तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा स्टेटस को बिना देखे, दूसरा आपका जो स्पाउस है, ठीक है, वो वर्क कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन यूएस से। मैक्सिमम स्टे कितना है, 5 साल का L1B वीज़ा के अंदर, यानी ये वाले वीज़ा के अंदर जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिनके पास, ठीक है। और 7 साल कर सकता है L1A के अंदर, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के अंदर, ठीक है। और कंपनीज कैन यूज ब्लैंकेट पेटिशन फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, जो कंपनीज है वो थोड़ी सी पेटिशन डाल सकती है कि इसके वीज़ा की प्रोसेस को जो है स्पीड अप किया जाए, ये बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी नैरो है इसकी, एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड अब्रॉड फॉर द सेम कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 कंटिन्यूस ईयर इन द लास्ट 3 ईयर। ये वीज़ा लेने के लिए उसी कंपनी में अब्रॉड में उस इंसान का लगातार 1 साल काम किया होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर, ठीक है। और हाई सिक्योरिटी होती है, क्योंकि पता है ये बाईपास करने आएंगे लोग यहाँ से, तो हाई सिक्योरिटी होगी। दूसरा जो है यूएसए को ये भी रहता है कि जो स्किलफुल बंदे अगर यहाँ आ गए तो हमारे जो बंदे हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। और टाइम बाउंड है ये, एक तरीके से मैक्सिमम स्टे फिक्स है यहाँ का, ठीक है। और इसी वजह से ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग देखने को मिलती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। एम्प्लॉय जो है वो स्विच नहीं कर सकता किसी और यूएस कंपनी के अंदर, उसी कंपनी के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फोटो लगाइए तो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं मनमोहन आपको फिर मिलूंगा, ऐसे ही आपके नॉलेज में इजाफा करता रहूँगा। जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुँच जाते मैं आपके पीछे पढ़ता रहूँगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकी, ठीक है, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचेगा, दिमाग पहुँचेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और तारा तो गंडा पाड़ांगे ले, ठीक है, कुकरे भी। और इसी के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।